Assalamu alaikum. My name is Dr. Ahmed Hassan and I am the Chief Mentor for FCPS Part 1 program being conducted by StudyMate and MedExam Expert. As you all know that we have started a series in which we will discuss the MCQs of past papers of CPSP that have been conducted earlier for FCPS Part 1. We are starting with the latest papers that we have and we will move in the descending order so that ultimately we cover all the topics, all the papers that have been conducted till now and are present in various books. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने मेडिसिन एंड अलाइड सितंबर 17 2019 इवनिंग पेपर शुरू कर रहे हैं. Me and Dr. Hamad will be completing this task. 15 MCQs every lecture. और अगर एक आध MCQ से भी किसी का फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है. What is the microscopic finding of tuberculosis? Caseous necrosis, epithelioid granuloma and AFP. अच्छा, अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं ए और बी में. अब याद ये रखना है कि कलेक्शन ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स जो है ना उनको हम ग्रेन्युलोमा कहते हैं और ग्रेन्युलोमा किसी में भी हो सकती हैं. ग्रेन्युलोमा डिजीज़ जैसे सार्कोइडोसिस में भी ग्रेन्युलोमा होता है, लेकिन सार्कोइडोसिस और टीबी में जो चीज़ फ़र्क कर रही होती है वो है केशियस नेक्रोसिस होती है टीबी में. तो इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके पास केशियस नेक्रोसिस. केशियस नेक्रोसिस इज़ द करेक्ट आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. एल्वियोलर डक्ट डेवलपमेंट है, डिक्रीज यूट्राइन कंट्रैक्शन है, सिक्रीटरी फेज में एंडोमेट्रियम को कर रही होती है, मेंटेन्स द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम या फैट डेपोजिशन. अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे के सारे जो है ना ए से लेके ई तक ये सारे के सारे फंक्शंस है प्रोजेस्टेरॉन के, लेकिन हम लोगों ने जिस चीज़ पे फोकस करना है ना वो ये लफ्ज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है. अब एस्ट्रोजन जो है वो करवा रही होती है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. एस्ट्रोजन ने करवानी है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम और प्रोजेस्टेरोन ने अपोज करना होता है और मेंटेन करनी होती है थिकनेस. मतलब कि एस्ट्रोजन ने प्रोलिफरेट करवाना है और प्रोजेस्टेरोन ने मेंटेन रखना है एंडोमेट्रियम को जितनी उसकी थिकनेस हो गई है. वरना अनअपोज्ड एक्शन जो एस्ट्रोजन का होता है उसकी वजह से अल्टीमेटली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो जाएगा, इतनी ओवर ग्रोथ हो जाएगी. तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर पूछते हैं क्योंकि वो वाला फंक्शन जो है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से भी बचा रहा है तो वो होगा डी. इट मेंटेन्स द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. RBCs are protected from oxidative stress due to anaerobic metabolism, HMP shunt and encheirin and spectrin. अब इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो RBCs को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा रही है? इसमें आपने ये याद रखना है कि एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन जो थी ना और एक और होती है बैंड 3.1, ये जो तीन चीज़ें होती हैं ना ये तो बेसिकली आरबीसी की शेप के लिए होती हैं, ये तो आपको पता है. अब एचएमपी शंट जो है वो है एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट. ये बेसिकली सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है और ये कार्बन हीमोस्टेसिस को मेंटेन रख रहा होता है आरबीसी की. अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर आरबीसी को हमने बचाना है ना फ्रॉम हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है, तो फिर हम लोग बेसिकली एच एम पी शंट जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़. आरबीसी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा होता है NADPH. तो इस केस में अगर वो पूछते हैं कि आरबीसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यू टू, तो आंसर आपका होगा जी HMP शंट. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विद. ये तो बहुत मशहूर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बार बार रिपीट हुआ है. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद CML. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता क्या है? इसमें होती है ट्रांसलोकेशन 922.
ठीक है, ट्रांसलोकेशन होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि CML को कंफर्म कैसे करते हैं। CML को कंफर्म करते हैं आप साइटोजेनिक एनालिसिस, मतलब कि आप वही फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है साथ साइटोजेनिक एनालिसिस के बोन मैरो बायोप्सी, तो अक्सर लोग वो चूज़ कराते हैं। तो अगर पूछें कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किस में है, CML में, और CML कंफर्म कैसे होता है, साइटोजेनिक एनालिसिस से। हॉजकिन लिम्फोमा विद मेनिंजाइटिस फाइंडिंग्स, ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा। अब देखें, हॉजकिन लिम्फोमा में हुई होती है आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी में कौन से ऑर्गेनिज्म आपको करवाएगा मेनिंजाइटिस। जो मशहूर तरीन है वो है क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। अब याद ये रखना है कि अब देखिए ये तो है क्रिप्टोकोकस, ये तो हो गई पक्की बात। अब क्रिप्टोकोकस और कोक्सीडियोमाइकोसिस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिप्टोकोकस इज द राइट आंसर यहाँ पे। अब क्रिप्टोकोकस जो है उसमें आपने दो बज़वर्ड्स याद रखने हैं। एक तो ये इंडिया इंक स्टेनिंग जो है ना वो लेता है, ठीक है, और इस पे हेलो आ रहा होता है साइड पे। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और तीसरी चीज़ ये कि इम्यूनो डेफिशिएंसी में मेनिंजाइटिस का कॉज क्रिप्टोकोकस है। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स क्या। अब आपको पता है, ये तो सबको ही पता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो इसी से आपने डिराइव कर लिया स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट ओवर हार्ट रेट। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया C। 40-year-old इज डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन, ट्रीटमेंट विल बी। अब इसमें आप देखिए कि मिडिल एज्ड बंदा है, ठीक है। मिडिल एज्ड बंदे में आप क्या देते हो, मिडिल एज्ड बंदे में आप हमेशा देते हो एस इनहिबिटर या फिर आब, ठीक है। और अगर ये ओल्ड होता तो फिर आप क्या देते, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, शुरू या वहाँ से करते। अब इसमें आपने देना है एस इनहिबिटर और आर्ब। अब एस इनहिबिटर आर्ब में इसमें जैसे आप ढूंढेंगे लिस्ट में कि कहाँ पे है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो एस इनहिबिटर भी है और ये तो नाम लिख दिया है, तो फिर आप नाम को ज़्यादा स्पेसिफिक करेंगे, नाम वाले को आप चूज़ कर लेंगे। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है जब ये वाला इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या कि अगर एल्डरली पेशेंट आ जाता है या ब्लैक पेशेंट आता है, अगर सिनेरियो में लिखा होता है कि ब्लैक पेशेंट आया हाइपरटेंशन के साथ, तो फिर आपने जो है वो थायाजाइड्स देनी है, ठीक है। बस ये तीन चीज़ें आप याद रख लें तो आपके काफ़ी MCQs हाइपरटेंशन के निकल जाएंगे। अच्छा, इन पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन विच फाइंडिंग विल बी सीन इन प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, अब इसमें मसला ये होता है कि लोगों को यही नहीं पता होता कि पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन क्या होती है। देखिए, पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन होती है इफ्यूजन ड्यू टू निमोनिया या लंग एब्सेस, यानी कि एक लोकलाइज्ड मसला हुआ है जिसकी वजह से इफ्यूजन हो गई है। और लोकलाइज्ड मसले की वजह से जब इफ्यूजन होती है तो उसको हम कौन सी कहते हैं, वो होती है हमेशा हमेशा एक्सियूडेटिव। एक्सियूडेटिव में हमेशा आपको ये अच्छी तरह पता है कि प्रोटीन ज़्यादा होती है, एक्सियूडेटिव में प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो यही इधर यूज़ होना है कि प्रोटीन विल बी मोर देन 3.5 ग्राम। एक्सियूडेटिव में प्रोटीन ज़्यादा होती है क्योंकि परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले की तरफ। अ मैन इज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, प्लूरल प्लेक्स वर फाउंड, डायग्नोसिस एस्बेस्टोसिस। बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये देखें एस्बेस्टोसिस में, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर वो पूछते हैं कि प्लूरल प्लेक्स जो हैं वो किस में होते हैं, तो आप कहेंगे एस्बेस्टोसिस। अगर वो कहते हैं कि मीजोथीलियोमा किस में होता है, तो आप चूज करेंगे एस्बेस्टोसिस। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि एस्बेस्टोसिस में क्या होता है और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो है वो आपके ऑप्शंस में है, तो आप उसको प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू मीजोथीलियोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग अक्सर मीजोथीलियोमा कराते हैं जो गलत होता है। अच्छा, फिर एक यहाँ पे मैं आपको याद करवा देता हूँ कि अगर आपकी हाइलर लिम्फेडेनोपैथी आ जाए, केशियस नेक्रोसिस आ जाए, तो TB होगी। सिलिकोसिस को आपने कैसे याद रखना है, इसका आंसर वैसे एस्बेस्टोसिस है, ठीक है, आंसर एस्बेस्टोसिस है। सिलिकोसिस मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, सिलिकोसिस को ऐसे याद रख लें, ऐसे याद रखें कि शेल, तो एग शेल कैल्सिफिकेशन आ जाएंगी, ठीक है। और सिलिका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जहाँ पे होते हैं, कोई रॉक क्रशिंग हो रही है, सैंड ब्लास्टिंग हो रही है, उसमें होती है। अच्छा, अब फीवर इज कॉज्ड बाय, ये ऑप्शंस दे दिए आगे इसने,
अच्छा, अब आंसर है इसका ये इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका जो असल आंसर बनता है ना, अगर कोई डायरेक्ट आपसे पूछता है और ऑप्शन में वो दिया होता है, तो फिर आपने क्या चूज करना है, वो है इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। आपके बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा प्रोड्यूस हुआ। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपका जो एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स वाला पाथवे होता है ना, ठीक है, उसमें इन्होंने जो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर दिया। तो आपको पता है कि एराकिडोनिक एसिड का पाथवे जो है वो दो तरफ जा रहा होता है, या वो जा रहा होता है कॉक्स पाथवे की तरफ जिसमें उसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनानी है, या वो जा रहा होता है लाइपोक्सीजनेस 5 जो है ना उस पर एक्ट कर रहा होता है और लिकोट्राइन्स बनानी होती है। अगर वो कॉक्स पाथवे एक्टिवेट हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में भी स्पेसिफिकली कौन सी है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब आपने E2 का काम होता है, इससे याद रख लें कि फीवर होता है ना, तो इसमें दो ही आ रहे हैं, तो E2 कॉजेज फीवर, ठीक है। तो इसने फिर अल्टीमेटली हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देना है और अल्टीमेटली फीवर हो जाना है। इसीलिए इस केस में आंसर है ए। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या चूज करना है। अगर ये दो किसी ऑप्शन में आ जाते हैं ना, साथ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 आ जाता है, तो आपने फिर उसको प्रेफर कर जाना है, ठीक है। अच्छा, in healthy man metabolic requirements may exceed the oxygen supply in which organ। अब इधर जो बसवर्ड है ना वो ये है हेल्दी मैन। हेल्दी मैन है कि नॉर्मली ऐसी कौन सा ऑर्गन है कि जिसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम रह जाती है एज कम्पेयर टू मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। जब एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, तो ऑब्वियसली मसल जो है वो एक्टिवेट होती है। मसल जो है एक्टिव होते हैं, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन उतनी पहुंच नहीं रही होती, तो वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्केलेटल मसल इज द आंसर। कॉमन सेंस है, एक्सरसाइज वाला सोचें चीज। हेल्दी मैन इज द बजवर्ड। इनफोर्स्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक विच लिगामेंट इज टोर्न। देखिए पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। फोर्स्ड फ्लेक्शन में नेक आगे को की है, तो कौन सा लिगामेंट टूटेगा, ठीक है, टूटेगा जी आपका लिगामेंटम न्यूकी, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ याद रखनी है ना वो क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। मैं एक ही जगह पे इधर आपको सारे बता दूंगा, ठीक है, तो आप ये लिख लें अपने पास तो आपको याद रह जाएंगे। अगर वो पूछे कि ओडोंटॉइड प्रोसेस को क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है, तो वो आ जाएगा आपके पास ट्रांसवर्स लिगामेंट। अगर वो पूछें कि हैंगिंग में क्या चीज़ डैमेज होती है, हैंगिंग में डैमेज होता है जी आपका ओडोंटॉइड प्रोसेस। और ये भी याद रखने कि ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है एक्सेस पे। फिर हाइपर एक्सटेंशन में, हाइपर एक्सटेंशन में जो लिगामेंट जा रहा है वो है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल। हाइपर फ्लेक्शन में जा रहा है लिगामेंटम न्यूकी, जो हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, फिर एक और चीज़ पूछी होती है कि लंबर पंक्चर में कौन सा लिगामेंट डैमेज होता है। लंबर पंक्चर में जो डैमेज हो रहा है वो है लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लिगामेंट है जो एडहेरेंट है टू एरेकिनॉइड एंड ड्यूरामेटर। एडहेरेंट टू एरेकिनॉइड एंड ड्यूरामेटर, तो इसमें आपने चूज कर लेना है जी डेंटिकुलेट। ये ड्यूरा से याद रख लें, ड्यूरा के साथ अटैच्ड है, अटैच्ड है, ठीक है। तो ए और डी जिसमें है वो है डेंटिकुलेट लिगामेंट, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। तो ये आप इसको याद ही कर लें, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अच्छा, रिस्ट ड्रॉप इज कॉज बाय डैमेज टू, ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ईजीएस्ट तरीन एमसीक्यू है ये। आप अगर भूल जाते हैं तो इसको इस तरह याद रख लें, रिस्ट ड्रॉप है ना, ठीक है, तो रिस्ट रेडियल, ठीक है,
इससे याद रख लें, इसकी तो एक्सप्लेनेशन भी मेरे ख्याल से आपको आती होगी क्योंकि सारे आपके एक्सटेंसेस जो हैं वो चले जाते हैं। पेशेंट हैड RTA रिजल्टिंग इन टिबियल फ्रैक्चर, स्वेलिंग, फाउल स्मेलिंग, क्रेपिटस आ रहा है अब, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होगा? अब इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जो आपकी है ना कैम्बल्स ऑपरेटिव ऑर्थोपेडिक्स की बुक है, ठीक है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जब कोई आपका फ्रैक्चर होता है ना किसी भी बोन का, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे अगर जो है ना वो डेवलप हो जाए अल्टीमेटली गैस गैंग्रीन, ठीक है, तो गैस गैंग्रीन जब डेवलप होती है तो उसकी वजह से ये क्रेपिटस गैस गैंग्रीन की तरफ आपको कर रहा है ना, अल्टीमेटली जो है वो सिस्टेमिक टॉक्सीमिया हो जाता है, यानी कि टॉक्सीमिक शॉक में चला जाता है बंदा। तो इसका आंसर है आपके पास टॉक्सीमिया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। पेंटामर एंटीबॉडी इज, ठीक है, ये सबको पता है कि पेंटामेरिक एंटीबॉडी कौन सी होती है। पेंटामेरिक एंटीबॉडी होती है आपके पास IgM। ये देख लें तस्वीर, इससे आपके जहन में बैठ जाएगी ये चीज़ कि IgM जो है वो पेंटामेरिक एंटीबॉडी होती है। 1 2 3 4 5 पेंटामर IgM, ठीक है। तो ये हो गए आपके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड सितंबर 17, 2019 इवनिंग शिफ्ट। नेक्स्ट 15 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस